क्या कभी ऐसा हुआ है कि मई जून की एकदम कड़कड़ाती धूप हो, लू चल रही हो और पसीने से शर्ट पूरी तरह भीग चुकी हो? ओए सुनकर ही गर्मी लग रही है मुझे तो। हाँ ना। लेकिन सोचिए, फिर भी किसी एक खास इंसान की बस एक झलक पाने के लिए घंटों उस धूप में खड़े रहना भी किसी त्योहार जैसा लगे। अच्छा, तो हम उस टीनेज क्रश वाले दौर की बात करें। बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी से करने वाले हैं। ये कहानी है 9वीं क्लास के एक लड़के की। गर्मी के दिन थे और शाम के करीब 3:45 बज रहे थे। वो लड़का घर से निकलता है और देखता है कि सामने से उसकी क्रश सिमरन अपनी 2 सहेलियों के साथ साइकिल पर आ रही है। अरे वाह, एकदम टिपिकल बॉलीवुड सीन। एकदम। पहली बार उसने सिमरन को स्कूल यूनिफॉर्म के बजाय कैजुअल्स में देखा था, ब्लू टॉप और जीन्स। बस फिर क्या था, लड़के ने पता लगाया तो मालूम पड़ा कि सिमरन ने मैथ्स की ट्यूशन शुरू की है और वो रोज उसी रास्ते से गुजरेगी। तो पक्का उस लड़के का नया रूटीन बन गया होगा। और कैसा रूटीन? अगले दिन से 3:30 से 4 बजे तक कड़कती धूप में घर के बाहर खड़े रहना, बस एक झलक और एक मुस्कान के लिए। फिर ट्यूशन खत्म होने के समय 5 से 5:30 बजे तक दोबारा वहीं खड़े रहना। पसीना बह रहा है, प्यास लग रही है, शरीर थक रहा है, लेकिन कोई परवाह नहीं। ये तो है, जब तक उस लड़की ने ट्यूशन नहीं छोड़ी वो लड़का रोज वहां खड़ा रहा होगा। मतलब कितनी आसानी से, बल्कि खुशी खुशी वह उस भीषण गर्मी में अनकंफर्टेबल होने के लिए तैयार था। यही तो। और ऐसा क्यों होता है? देखिए, ये इंसानी व्यवहार का एक बहुत ही शानदार पहलू है। यही चीज हम तब भी देखते हैं जब कोई नया रिलेशनशिप शुरू होता है। रात रात भर जागकर फोन पर बातें करना, सीढ़ियों पर बैठकर सर्द रात गुजार देना और फिर अगले दिन बिना सोए ऑफिस या कॉलेज चले जाना। हाँ, और नींद भी नहीं आती उस वक्त। बिल्कुल। या फिर जब किसी ट्रिप पर जाना हो तो रात रात भर जागकर एक्साइटमेंट में पैकिंग करना। शरीर थका हुआ होता है, नींद पूरी नहीं होती, फिर भी एक अलग ही ऊर्जा महसूस होती है। तकलीफ में भी मजा आ रहा होता है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। हमारी मोटिवेशन एक स्मार्टफोन की बैटरी की तरह क्यों है, जो काम के नाम पर तुरंत खत्म हो जाती है लेकिन मनोरंजन के समय फुल चार्ज रहती है। ये बहुत ही बढ़िया तुलना की आपने। है ना? मतलब जब हमें कोई नई स्किल सीखनी हो, पढ़ाई करनी हो या कोई बिजनेस प्लान बनाना हो, तो ये बैटरी अचानक से 1% पर आकर लाल क्यों हो जाती है। लेकिन उसी वक्त अगर कोई कहे कि चलो वीडियो गेम खेलते हैं या पहाड़ों पर घूमने चलते हैं, तो ये बैटरी अचानक से 100% चार्ज कैसे दिखाती है? सही बात है। इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने के लिए आज हम हिमेश मदान के 7 डेज चैलेंज वीडियो के नोट्स और ट्रांसक्रिप्ट की गहराइयों में गोता लगा रहे हैं। हमारा मिशन ये डिकोड करना है कि कैसे हम जीवन के मुश्किल लक्ष्यों को भी वीडियो गेम खेलने या किसी नए रिश्ते की शुरुआत जितना ही रोमांचक बना सकते हैं। और इस पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें ये समझना होगा कि ये केवल मोटिवेशन या इच्छा शक्ति, जिसे हम विल पावर कहते हैं, उसका खेल नहीं है। स्रोत सामग्री बहुत स्पष्ट रूप से ये समझाती है कि ये असल में हमारे दिमाग के स्ट्रेस मैनेजमेंट का विज्ञान है। स्ट्रेस मैनेजमेंट मतलब हम खुद को कैसे तनाव से बचाते हैं। एक तरह से हाँ, मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो हमारा दिमाग लगातार हमारे आसपास के माहौल को स्कैन करता है और तय करता है कि किस परिस्थिति में कौन से हार्मोन रिलीज करने हैं। अच्छा। जब हम कोई गेम खेलते हैं या ट्रिप की पैकिंग करते हैं तो दिमाग डोपामाइन और एड्रेनालिन का एक ऐसा कॉकटेल बनाता है जो उस तनाव को एक रोमांच का नाम दे देता है। दिमाग को पता है कि ये सुरक्षित स्ट्रेस है। ओके, तो वो गुड स्ट्रेस है। बिल्कुल। लेकिन जब बात करियर की आती है तो वही स्ट्रेस कॉर्टिसोल नाम के स्ट्रेस हार्मोन की बाढ़ ला देता है और ये कॉर्टिसोल हमें डर और खतरे का एहसास कराता है। मतलब समस्या उस काम में नहीं है जैसे हम टाल रहे हैं, बल्कि हमारे दिमाग के उस केमिकल रिएक्शन में है जो उस काम को एक खतरे की तरह देख रहा है। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन इस रिएक्शन को बदलने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम अभी कहाँ खड़े हैं। दुनिया भर में कंफर्ट जोन को हमेशा एक विलन की तरह पेश किया जाता है। हर मोटिवेशनल स्पीकर चीख चीख कर कहता है कंफर्ट जोन में सपने मल जाते हैं, उससे तुरंत बाहर निकलो। हाँ, ये तो हमने हर जगह सुना है। लेकिन जो नोट्स हम आज देख रहे हैं वो एक बहुत ही हैरान करने वाला सच बताते हैं। कंफर्ट जोन बुरा नहीं है, बल्कि ये एक रेस्टिंग ग्राउंड है। एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? अगर मैं इस बात को मान लूं कि कंफर्ट जोन अच्छी चीज है, तो क्या लोग हमेशा के लिए आलसी नहीं बन जाएंगे? फिर तो मैं कल से सोफे से उठूंगा ही नहीं। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यही वो जगह है जहां लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। इसे वैज्ञानिक रूप से समझने के लिए स्रोत यर्क्स-डॉडसन कर्व का सहारा लेता है। यर्क्स-डॉडसन कर्व, ये क्या होता है? कल्पना कीजिए कि एक ग्राफ है।
नीचे की लाइन पर स्ट्रेस यानी तनाव है और ऊपर जाने वाली लाइन पर परफॉर्मेंस यानी प्रदर्शन। अगर आपका स्ट्रेस बहुत कम है, मान लीजिए आपका स्मार्टफोन एकदम स्लीप मोड में है, तो परफॉर्मेंस भी 0 होगी। हाँ, जाहिर सी बात है। एक ऐसा छात्र जिसे परीक्षा की कोई परवाह ही नहीं है, वो किताब खोलेगा ही नहीं। उसका दिमाग उसे एक्शन लेने के लिए जरूरी केमिकल देगा ही नहीं। हाँ, क्योंकि बिना किसी दबाव के हमारा दिमाग बस ऊर्जा बचाना चाहता है। बिल्कुल। लेकिन अब ग्राफ के दूसरे सिरे पर जाइए। अगर स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा? फोन की बैटरी ओवरहीट होने लगेगी। वही छात्र अगर ओवर स्ट्रेस ले ले तो उसका दिमाग फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाएगा। मतलब वो पैनिक करने लगेगा। हाँ, बहुत ज्यादा कॉर्टिसोल उसके दिमाग के सोचने समझने वाले हिस्से को शट डाउन कर देगा। उसे पैनिक अटैक हो सकता है, वो सीखी भी चीजें भी भूल जाएगा। एक क्रिकेट टीम का उदाहरण लें जो वर्ल्ड कप के फाइनल के दबाव में है। अरे हाँ, खिलाड़ी घबराहट में आसान कैच भी छोड़ने लगते हैं, हमने देखा ऐसा। वही तो मतलब ना तो स्लीप मोड अच्छा है और ना ही ओवरहीट होना। सफलता इन दोनों के बीच के हिस्से में मिलती है, जिसे स्रोत में मीडियम स्ट्रेस, ऑप्टिमल एंजाइटी या कॉन्फिडेंस जोन कहा गया है। ये वो बैटरी लेवल है जहां फोन अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है। यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे जटिल और जिम्मेदारी वाली नौकरियां करने वाले लोग इसी ऑप्टिमल एंजाइटी के सिद्धांत पर काम करते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का ही उदाहरण लीजिए। जिनकी गलती से बड़ा हादसा हो सकता है। बिल्कुल, हजारों लोगों की जान उनके हाथ में है। वे ना तो एकदम रिलैक्स रह सकते हैं कि कोई बात नहीं, रडार बाद में देख लेंगे, और ना ही पैनिक कर सकते हैं कि अरे बाप रे 2 फ्लाइट्स एक साथ आ गईं। सही बात है। या फिर एक सर्जन जो ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा है, उन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वे उसी ऑप्टिमल एंजाइटी में रहें। उनका एड्रेनालिन उन्हें लेजर शार्प फोकस देता है, लेकिन वे डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। ये बात स्रोत में दिए गए एथलीट्स और जिम जाने वालों के उदाहरण से पूरी तरह मिल खाती है। कोई भी बॉडी बिल्डर लगातार 12 घंटे भारी वजन नहीं उठाता। हाँ, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। वो 1 घंटा जिम में पसीना बहाता है, भारी डंबल उठाता है। वो उसका ऑप्टिमल एंजाइटी वाला हिस्सा है जहां मांसपेशियां टूटती हैं। उसके बाद वो घर आता है, अपने बिस्तर पर आराम करता है, अच्छी डाइट लेता है, जो कि उसका कंफर्ट जोन या रेस्टिंग ग्राउंड है। बिल्कुल, रिकवरी के लिए। इन दोनों के बीच यानी स्ट्रेस और रिकवरी के बीच आने जाने से ही मांसपेशियां बनती हैं। अगर कोई सिर्फ जिम में रहेगा तो उसका शरीर क्रैश कर जाएगा, और सिर्फ सोफे पर रहेगा तो शरीर कमजोर हो जाएगा। यही कारण है कि कंफर्ट जोन को बुरा कहना गलत है। ये रिकवरी के लिए जरूरी है, हमें बस उसमें हमेशा के लिए बसना नहीं है। ये तो समझ आ गया कि विकास के लिए ऑप्टिमल एंजाइटी और आराम के लिए कंफर्ट जोन के बीच झूलना जरूरी है। लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है यार। वो कैसे? जब हम अपनी आम जिंदगी में कुछ नया ट्राई करते हैं ना, जैसे यूट्यूब चैनल शुरू करना, स्टेज पर जाना या नया बिजनेस शुरू करना, तो हम उस ऑप्टिमल वाले बीच के रास्ते पर रुक ही नहीं पाते। हम सीधे सोफे से उठकर पैनिक जोन में छलांग लगा देते हैं, हाथ पैर कांपने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका जैविक कारण है हमारे पास एक सेफ्टी नेट का न होना। इंसान के दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा, जिसे अमिगडाला कहते हैं, वो सिर्फ सर्वाइवल यानी जिंदा रहने की भाषा समझता है। ओके, सर्वाइवल। जब हम अम्यूजमेंट पार्क में रोलर कोस्टर पर बैठते हैं तो वो बहुत डरावना होता है, या जब हम हॉरर मूवी देखते हैं तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अमिगडाला चीख रहा होता है कि खतरा है, फिर भी लोगों को इसमें मजा क्यों आता है? क्योंकि हमारे दिमाग के तार्किक हिस्से को यह पता होता है कि हम सुरक्षित हैं, भूत टीवी स्क्रीन से बाहर नहीं आएगा और रोलर कोस्टर की बेल्ट बहुत मजबूत है। एकदम सही, वो सीट बेल्ट ही हमारी सेफ्टी नेट है। जब दिमाग को पता होता है कि हम सच में मरने वाले नहीं हैं, तो वो उस डर के सिग्नल को थ्रिल या रोमांच में बदल देता है। तो बिजनेस के मामले में क्या होता है? जब हम बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारे पास कोई सीट बेल्ट नहीं होती। दिमाग को लगता है कि फेल होने का मतलब है भूखे मर जाना, समाज से बाहर निकाल दिया जाना। बाप रे! हमारे आदि मानव वाले दिमाग के लिए एक नया बिजनेस शुरू करना और एक खूंखार शेर के सामने खड़े होना दोनों बराबर खतरे हैं। इसीलिए हम सीधे पैनिक जोन में चले जाते हैं। मतलब बिना सेफ्टी नेट की कोई नया लक्ष्य शुरू करना वैसा ही है जैसे पैराशूट चेक किए हवाई जहाज से कूद जाना। जाहिर है दिमाग तो पैनिक करेगा ही। तो हम अपनी आम जिंदगी में करियर के लिए ये मनोवैज्ञानिक पैराशूट कैसे बना सकते हैं? अपने अमिगडाला को कैसे शांत करें? स्रोत सामग्री इसके लिए 2 बहुत ही व्यावहारिक तरीके बताती है। पहला है कॉस्ट एंड बेनिफिट का विश्लेषण, जिसे हम नफा नुकसान समझना कह सकते हैं। अच्छा, वो कैसे करते हैं? इसका मतलब है कि एक्शन लेने से पहले ही शांति से बैठकर ये सोच लेना कि सबसे बुरे नतीजे क्या हो सकते हैं। एक कागज पर लिख लेना, अगर मैं ये बिजनेस शुरू करता हूँ
और फेल हो जाता हूँ तो क्या मैं सच में भूखा मर जाऊंगा? नहीं, शायद मुझे अपनी पुरानी नौकरी वापस करनी पड़े या मेरी कुछ सेविंग्स खत्म हो जाए। हाँ, प्रैक्टिकली सोचना। बिल्कुल। जब हम उस सबसे बुरे परिणाम की कल्पना करके उससे निपटने का एक प्लान बना लेते हैं तो दिमाग को एक स्पष्ट दायरा मिल जाता है, अनिश्चितता खत्म हो जाती है और पैनिक जोन वापस ऑप्टिमल एंजाइटी में बदल जाता है। नफा नुकसान समझना तो ठीक है, लेकिन तब क्या करें जब हमें पता ही ना हो कि नुकसान क्या हो सकता है? क्योंकि हम तो पहली बार वो काम कर रहे हैं, हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है। ऐसे में हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत पड़ेगी जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुका हो। क्या स्रोत में इस तरह की किसी बात का जिक्र है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही स्रोत का दूसरा तरीका है जिसे बिल्ड बिलीफ या नक्शे कदम पर चलना कहा गया है। हमारा दिमाग कहानियों और सबूतों पर विश्वास करता है। ओके। जो रास्ता हमारे लिए अनजान है, उस पर पहले जो लोग चल चुके हैं, उन्हें पढ़ना और समझना हमारी सेफ्टी नेट बनता है। स्रोत में उदाहरण दिया गया है कि अगर कोई इंसान बहुत शर्मीला है और पब्लिक स्पीकिंग से डरता है, तो उसे जोश टॉक्स जैसी जगहों पर उन लोगों की कहानियां सुननी चाहिए जो पहले शर्मीले थे लेकिन अब कॉन्फिडेंट स्पीकर बन चुके हैं। हाँ, मैंने देखे हैं ऐसे वीडियोस। जब दिमाग ये सबूत देखता है कि अरे ये इंसान भी मेरी तरह था और ये फेल होकर मरा नहीं बल्कि सफल हो गया, तो उसे विश्वास हो जाता है कि ये रास्ता सुरक्षित है। ये दूसरों का तजुर्बा हमारे लिए पैराशूट का काम करता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मान लीजिए हमने अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लिया, दूसरों की कहानियां भी सुन ली, हमारा सेफ्टी नेट तैयार हो गया और हमें पता चल गया कि हम मरने नहीं वाले। फिर भी एक्शन लेने से पहले लोग अक्सर एक और मानसिक जाल में फंस जाते हैं। वो कौन सा जाल है? स्रोत के अनुसार वो है हाँ या ना, यानी बाइनरी तरीके से सोचने की आदत। सक्सेस या फेलियर, ब्लैक या व्हाइट। अच्छा, हाँ। अगर मैं इसे डेटिंग और शादी वाले उदाहरण से जोड़ूं जो स्रोत में दिया गया है, जब दो लोग पहली बार मिलते हैं तो वे पहले दिन ये फैसला नहीं कर लेते कि उन्हें शादी करनी है या नहीं। वे बस एक कदम उठाते हैं, बात करना शुरू करते हैं। बिल्कुल, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जो चीज उनके कंट्रोल में है, जैसे इनिशिएटिव लेना, वे सिर्फ वही करते हैं। अगर वे पहले दिन ही सोचने लगें कि क्या 10 साल बाद हमारा रिश्ता टिकेगा, तो वे शायद कभी बात ही ना कर पाएं। ये डेटिंग का उदाहरण बहुत सटीक है क्योंकि ये दिखाता है कि बाइनरी सोच हमारी ऊर्जा को कैसे चूसती है। विकासवादी दृष्टिकोण से देखें तो हमारा दिमाग ऊर्जा बचाने के लिए चीजों को हाँ या ना के खांचे में डालना चाहता है। अनिश्चितता में ऊर्जा खर्च होती है, इसलिए हम सीधा छलांग लगाना चाहते हैं एंड रिजल्ट पर। बिल्कुल। लेकिन बिजनेस, करियर या कंटेंट क्रिएशन में ये सोच हमें सीधा पैनिक जोन में धकेल देती है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं एक सफल क्रिएटर बन पाऊंगा या नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि क्या मैं आज अपने फोन से सिर्फ 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ। इसे लीनियर थिंकिंग या स्टेप्स में सोचना कहते हैं। मतलब सारा फोकस सिर्फ उस एक छोटे से कदम पर होना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, ना कि उस बड़े अंतिम परिणाम पर जो भविष्य के गर्भ में है। एकदम सही। और इस बात को पुख्ता करने के लिए स्रोत में बेला विटा के फाउंडर आकाश का एक बहुत ही शानदार कोट दिया गया है। मेरा वक्त बदल जाएगा, तेरी राय बदल जाएगी। वाह, क्या बात कही है ना? ये वाक्य बहुत गहरी बात कहता है। दूसरों की राय, लोगों का रिएक्शन या हमारा अंतिम परिणाम, ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं है। जब हम उन चीजों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं जो हमारे बस में नहीं है, तो हमारा दिमाग फिर से स्ट्रेस के ओवरहीट मोड में चला जाता है। हाँ, बेकार का टेंशन। लेकिन जब हम सिर्फ अपनी प्रक्रिया पर, अपने अगले छोटे कदम पर ध्यान देते हैं, तो हम उस ऑप्टिमल एंजाइटी वाले लर्निंग जोन में सुरक्षित रहते हैं। ये तो बहुत ही आजाद करने वाली सोच है कि मुझे पूरी दुनिया नहीं जीतनी, मुझे बस आज का अपना एक छोटा टास्क पूरा करना है। बिल्कुल। लेकिन चलिए एक और बड़ी उलझन को सुलझाते हैं। अब हमारे पास सेफ्टी नेट भी है, हमें ये भी पता चल गया कि यस नो को छोड़ के स्टेप्स में सोचना है। लेकिन ये सब लगातार 7 दिनों तक करने के लिए या अपनी पूरी जिंदगी भर इन मुश्किलों का सामना करने के लिए दिमागी ताकत यानी विल पावर कहाँ से आएगी? हमारी बैटरी तो कभी ना कभी ड्रेन होगी ना। स्रोत बताता है कि इसका रहस्य प्राचीन ग्रीक फिलॉसफी में छिपा है, जिसे स्टोइसिज्म कहते हैं। स्टोइसिज्म? हाँ, स्टोइसिज्म इस पूरे ब्लूप्रिंट का सबसे मजबूत पिलर है। ये फिलॉसफी सिखाती है कि जब जीवन में सब कुछ कंफर्टेबल हो, आपके पास सारी सुख सुविधाएं हो, तब भी आपको जानबूझकर अपनी जिंदगी में थोड़ी डिस्कम्फर्ट या असुविधा लानी चाहिए। जानबूझकर असुविधा?
पागलपन नहीं है? सुनने में लगता है, लेकिन इसके पीछे का मकसद ये है कि दिमाग अचानक आने वाली मुसीबतों के लिए पहले से ही इम्यून हो जाए। जैसे हम बीमारियों से बचने के लिए वैक्सीन लेते हैं। हाँ, वैक्सीन तो लेते हैं। वैक्सीन भी असल में बीमारी का ही एक कमजोर रूप होती है जो शरीर को लड़ना सिखाती है। जानबूझकर ली गई असुविधा दिमाग के लिए एक वैक्सीन की तरह है। लेकिन स्रोत में इसके कुछ ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जो किसी को भी हैरान कर दें, जैसे हर 2 महीने में एक बार करेले का जूस पीना। हाँ, करेले का जूस। या फिर फास्ट यानी व्रत रखना, 1 हफ्ते के लिए अपना मनपसंद टीवी शो या जंक फूड पूरी तरह से छोड़ देना, या फिर अपने आरामदायक बिस्तर की जगह किसी सख्त कुर्सी केबल पर बैठकर पढ़ाई करना। तो इस सब का असल मतलब क्या है? क्या लगता है आपको? मतलब करेले का जूस पीना, क्या सच में कोई कड़वा जूस पीने से या जानबूझकर टीवी न देखने से कोई इंसान अपने करियर के बड़े-बड़े लक्ष्य पूरे कर सकता है? इसके पीछे का असली विज्ञान क्या है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ के देखें तो पाएंगे कि करेले के जूस का यहाँ न्यूट्रिशन या सेहत से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा। ये असल में हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलने का एक टूल है। विज्ञान बताता है कि जब हम जानबूझकर खुद को छोटे छोटे चैलेंज देते हैं, जैसे वो काम करना जिसका मन नहीं कर रहा, तो हमारे दिमाग का एक खास हिस्सा जिसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो एक्टिवेट होता है। ये फ्रंटल कॉर्टेक्स? हाँ, ये हिस्सा हमारे दिमाग का सीईओ है। ये हमारी डिसीजन मेकिंग, अटेंशन और इमोशनल कंट्रोल को संभालता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब मैं अपनी पसंद का टीवी शो देखने से खुद को रोकता हूं, तो मैं असल में अपने दिमाग के उस सीईओ की कसरत करवा रहा हूं? बिल्कुल ऐसा ही है। जैसे जिम में डंबल उठाने से बाइसेप्स बनते हैं, वैसे ही छोटी छोटी इच्छाओं को मारने से हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होता है, हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी बेहतर होती है। समझ रहा हूं। स्रोत में रितेश नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई चर्चा का भी जिक्र है। उन्होंने बताया कि कैसे जिंदगी में जानबूझकर ली गई ये डिस्कम्फर्ट उन्हें बड़े फैसले लेने में मदद करती है। कैसे मदद करती है? जब आप मेडिटेशन कर रहे हो और आपका ध्यान भटकने लगे, तो आपका मन करेगा कि बस आंखें खोल लूं, या जिम में जब शरीर थकने लगे तो मन करता है डंबल फेंक दूं। हाँ, ऐसा तो रोज होता है मेरे साथ। लेकिन क्योंकि आपने करेले का जूस पीकर या टीवी छोड़कर अपने डोपामीन लेवल और दिमाग को डिस्कम्फर्ट सहने की ट्रेनिंग दी है, आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एमिगडाला को चुप करा देता है और आप खुद से कहते हैं, नहीं, एक और कोशिश करते हैं। हम सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने वाले नहीं, बल्कि एग्जीक्यूटर या डूअर बन जाते हैं। वाह। अपनी बैटरी को जानबूझकर ड्रेन करना असल में उसे कैलिब्रेट करना है, ताकि वो बड़े झटकों के लिए तैयार रहे। ये नजरिया तो पूरा गेम ही बदल देता है यार। हम अपने ही दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इस चर्चा ने बहुत सी परतों को खोला है। तो अगर हम स्रोत के इस पूरे 7 डेज चैलेंज ब्लूप्रिंट को एक साथ रखें, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, समराइज करते हैं। सबसे पहले हवा में तीर ना मारें, बल्कि अपनी सेफ्टी नेट बनाएं। सबसे बुरे नतीजों का नफा नुकसान समझें और उन लोगों की कहानियां पढ़ें जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं। और दूसरा, बाइनरी सोच के जाल से बचें। सक्सेस या फेलियर के पहाड़ को देखने के बजाय सिर्फ अपने अगले छोटे लीनियर कदम पर फोकस करें। परिणाम आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आपकी प्रक्रिया आपके हाथ में है। और तीसरा, जो सबसे दमदार है, रोजमर्रा के जीवन में जानबूझकर खुद को थोड़ी असुविधा दें। स्टोइसिज्म को अपनाएं। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया छोड़ें या जानबूझकर थोड़ा अनकंफर्टेबल होकर काम करें, ताकि आपके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत हो सके। बिल्कुल। वैसे जो लोग इस प्रक्रिया को सिर्फ सुनकर नहीं छोड़ना चाहते, बल्कि इसे अपनी जिंदगी में गहराई से उतारना चाहते हैं, उनके लिए स्रोत सामग्री में एक 3 घंटे की पेड वर्कशॉप का भी जिक्र है। ओह, अच्छा। हाँ, ये वर्कशॉप प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल की बीमारी को एक्शन में बदलने के प्रैक्टिकल टूल देती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें मनी बैक गारंटी है और साथ ही आई एम सक्सेस नाम की कम्युनिटी का हिस्सा बनने का भी मौका है, जहां एक जैसी सोच वाले लोग एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद करते हैं। स्रोत का सबसे दमदार हिस्सा यही है कि इंसान अपने शब्दों से नहीं, अपने एक्शन से परिभाषित होता है। आप वो हैं जो आप करते हैं, वो नहीं जो आप करने की बात करते हैं। सही बात है। हम इंसान अक्सर ख्याली पुलाव पकाने में माहिर होते हैं, लेकिन असल तजुर्बा और विकास तभी मिलता है जब हम कदम उठाते हैं। जैसा कि स्रोत में कहा गया है, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। जिंदगी बदलने के लिए हमें खुद को हमेशा दर्द में रखने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को मैनेज करना है, अपनी ऑप्टिमल एंजाइटी को पहचानना है और अपने ही दिमाग के सीईओ को मजबूत करना है। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। वो क्या?
जरा सोचिए, अगर हम जानबूझकर छोटी छोटी असुविधाओं का सामना करके, जैसे सिर्फ करेले का जूस पीकर या टीवी बंद रखकर, अपने दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को इतना ताकतवर बना सकते हैं कि वो डर को थ्रिल में बदल दे, तो क्या जीवन में अचानक आने वाले सबसे बड़े और डरावने संकट असल में हमारे लिए कोई खतरा है ही नहीं? ये तो बहुत गहरा विचार है। क्या ऐसा हो सकता है कि पूरा ब्रह्मांड हमें मजबूरन उस ऑप्टिमल एंजाइटी के रोलर कोस्टर पर बार-बार इसलिए बिठा रहा हो ताकि हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर अपने सबसे बेहतरीन और अपग्रेडेड वर्जन तक पहुंच सके?